वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। यह है टेस्ट नंबर 155। इससे पहले जो टेस्ट था वो 154 था, 154वां टेस्ट था, जिसको बोला गया था 155वां है, लेकिन वो 154 ही है नंबरिंग में। और यह है टेस्ट नंबर 155। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। यूपी पीसीएस में जो है 25 तक और कभी कभी तो 29 तक साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि संख्या भी अधिक है ना प्रश्नों की, 150 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं? नाइट्रोजन, सल्फर, लोहा या फिर कोई और, जैसे कि मैग्नीशियम। बताइए, किस तत्व की कमी के कारण पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं या पड़ जाती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर की कमी के कारण। तो देखिए, सल्फर पौधों में प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं एवं पौधों में फल जो है वो बनते ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मैग्नीज की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है और मैग्नीज की कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। सल्फर की कमी से पीली हो रही थी और मैग्नीज की कमी से हो रही हैं भूरी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। यह नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, आम का लिटिल लीफ रोग जो है वो जिंक यानी जस्ते की कमी के कारण होता है और नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। तो लिटिल लीफ दोनों में हो रहा है, आम में भी हो रहा है और नींबू में भी हो रहा है। जो आम में हो रहा है वो जस्ते की कमी से, और जो नींबू में हो रहा है वो किसी कॉपर Cu की कमी से, ऊपर Zn की कमी से। तो करेक्ट है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मटर का मार्श रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? मटर का मार्श रोग होता है मैग्नीज की कमी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मटर का मार्श रोग जो होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू का डाईबैक रोग जो होता है वो कॉपर की कमी से होता है और धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, फूल गोभी का वेहपटेल रोग जो है वो मॉल्बिडेनम की कमी से होता है और पत्तियों की हरिमहीनता मतलब क्लोरोसिस जो है वो रोग जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और मॉल्बिडेनम की कमी से होता है। बताइए, पत्तियों में हरिमहीनता हो रही है, कैल्शियम की कमी से हो रही है, मैग्नीशियम की कमी से और साथ ही मॉल्बिडेनम की कमी से, तीन चीज़ों की कमी से हो रही है। और फूल गोभी का विप्टेल रोग जो हो रहा है वो मॉल्बिडेनम की कमी से हो रहा है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर का सेक्टर भी ऐड है ना, एग्रीकल्चर का सेक्टर ऐड है और साथ ही जो जो फॉरेस्ट वाला जो जो एक पोस्ट है जिसका मेंस अलग से होता है, तो उसका जो पेपर है उसके लिए भी जो है प्रीलिम्स तो दोनों का एक ही है ना। जैसे यूपीएससी के साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम होता है, वैसे यूपी पीसीएस में भी वो 1 वाला जो है उसका प्रीलिम्स जो है वो यूपी पीसीएस के साथ ही होता है। तो इस तरह के प्रश्न और एग्रीकल्चर वाला जो है उसके लिए प्रश्न ये जोड़े जाते हैं। जो एडिशनल पोस्ट हैं जो जिनको अलग से खोला जाता है। चलिए, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं फिलहाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी जिनको ग्रेजुएशन के ऊपर एडिशनल मांगते हैं ना, किसी में पीजी मांगते हैं और किसी में क्या करते हैं, जैसे कोई कानून वाली पोस्ट है तो आपके पास कानून से स्नातक होना चाहिए, मतलब विधि स्नातक होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। कुछ एक आध पोस्ट उसमें जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वालों की भी होती है, मतलब जो स्पेशल वाली पोस्ट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्न उनके लिए भी इस तरह के प्रश्न रखने पड़ते हैं। तो 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न विकिरण प्रकारों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य विकिरण, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड। बताइए, किस विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट या दृश्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरेज में।
तो उपरोक्त दिए गए में से एक्सरे में सर्वाधिक जो है ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, यह देखने के लिए आरामदायक होता है, देखना छूट गया है। चलिए, देखने के लिए आरामदायक ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इसी तरह के कुछ जो स्टेटमेंट होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं। इसका हवा में अवशोषण सबसे कम होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सबसे कम रासायनिक क्रिया उत्पन्न करता है, ये भी गलत है। सबसे अच्छा उत्कृष्ट उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर है, जो इसका वेवलेंथ होती है ना वो बहुत लंबी दूरी तक दिखाई दे जाती है, और जो इसका प्रकीर्णन होता है ना, प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, फैलाव जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए बिखरता नहीं है, रंग दूर से चमक जाता है, एक पॉइंट जैसा बिल्कुल। तो देखिए, खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, और फैलता कम है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चमगादड़ जो है वो अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो ऐसा? उनकी आंखें के तारे बड़े होते हैं, ये सब बकवास एक्सप्लेनेशन होते हैं, समय वक्त की बर्बादी है। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वे परा ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो कर पाते हैं ऐसा। करेक्टेड ई स्टेटमेंट, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है इस तरह का। तो पराध्वनि निकालते हैं या पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं, तो टकरा के आती है ना, उनको तो पता चल जाता है कि सामने भाई कोई ऑब्जेक्ट है, हम टकरा जाएंगे। और यदि नहीं आ पाती है टकरा कर, तो उड़ते रहते हैं, उनको लगता है कोई है ही नहीं सामने। तो देखिए, चमगादड़ उड़ते समय स्वयं जो है पराध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं, और यह तरंगे जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं, जिससे उसे सामने अवरोध का पता चल जाता है तथा वह इनसे अपनी रक्षा हेतु रात्रि में उड़ सकता है, मतलब हट बचकर। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या फिर अर्थवर्म? वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है केचुआ, और ये अर्थवर्म है, किसानों का मित्र है। तो देखिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाला वर्म अर्थवर्म है, और अर्थवर्म अर्थात केंचुआ मिट्टी को उथल पुथल करके उनमें वायु वातन करके उपजाऊ उसको बनाता है, इसी कारण केचुए को किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ प्राकृतिक हलवाहों का काम करता है। कैसे करता है केचुआ? मिट्टी में घुस जाता है, फिर खोद देता है उसको अपने घोंसला बनाकर, मतलब बिल बनाकर अपना, फिर दूसरी जगह से करता रहता है ऐसे। फिर क्या होती है, एयर आराम से जाती है नीचे मिट्टी के, उपजाऊ बनाती है उसको। फिर वो जो निकालता है अपना वेस्ट, उससे भी जो है खाद के रूप में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला जो मशरूम है, क्या होता है? मशरूम शैवाल होता है, कवक होता है, या फिर हरित सब्जी है, या पशु का मांस है? देखिए, ये फंगस होता है, मतलब कवक होता है। जो आप खाते हो ना मशरूम, जो चिकन नहीं खाते, जो लोग शाकाहारी होते हैं, वो मशरूम खाकर चिकन का लाभ उठाते हैं उसको। तो देखिए, रसेदार सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाला होता है मशरूम, कवक। मशरूम जो है वो कवक होता है, और इसकी सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है, खाई होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रोटीन का स्रोत है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है इसमें। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? रुधिर स्कंदन को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रुधिर का थक्का बनना, तो विटामिन के की आवश्यकता होती है इसमें। तो रुधिर स्कंदन में, ब्लड क्लॉटिंग में जो है विटामिन के की आवश्यकता होती है, उसका प्रभाव होता है। इसका रासायनिक नाम क्या? विटामिन के का फ्लोक्विनोन। क्या नाम है? फ्लोक्विनोन। और विटामिन ए आपको कैसे मिलेगा? हरी सब्जियों में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, पनीर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं आपके जबड़े में, जो आपका मुंह है ना, जबड़ा, उसमें होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है शरीर की? जांघ में होती है, फीमर, याद रखना उसको। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां कहाँ पर होती हैं? जबड़े में होती हैं, जबड़े में। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, जो सोप बबल होता है उसका जो आंतरिक दाब कितना होता है? मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, सोप बबल जो होता है, साबुन का बुलबुला, उसका जो आंतरिक दाब होता है ना, उसके अंदर का दाब, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है, किंतु वायुमंडल से अधिक होता है। उसका दाब। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पढ़ा होगा आपने 10th में, 9th में, 11th 12th में। इसमें मिश्रण होता है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, जहाँ जहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। सांद्र HCl और HNO3 को मिश्रण, सांद्र HCl और HNO3 के मिश्रण को बोलते हैं अम्लराज या फिर एक्वारेजिया। तो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर, इसमें एक का 3 भाग होता है, दूसरे का 1 भाग होता है। 15 प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन में, किसका प्रयोग जो है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है? इनमें से बताइए। पॉलीग्राफ का, टरबाइन का, रेडिएटर का या फिर क्वाइंट का? रेडिएटर का किया जाता है। किसका? रेडिएटर, ऑप्शन नंबर सी। तो मोटर गाड़ियों में इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। जो R15 बाइक है, R15 यामाहा की 150 सीसी, उसके अंदर जो सामने है जो ढांचा है उसका, उसमें रेडिएटर लगा है, देखना, देखा भी होगा आप में से कहीं ने। तो जो नीचे स्पोर्ट्स बाइक आती है ना, जो कवर होती है, जिनका इंजन खुला नहीं होता, उनमें रेडिएटर की आवश्यकता होती है। जैसे बुलेट वगैरह है, ओपन है, खुली है, या फिर और दूसरी बाइक पल्सर वगैरह, तो उनमें रेडिएटर की आवश्यकता नहीं है, रेडिएटर की, क्योंकि चलते हुए जो है इंजन ठंडा हो जाता है हवा से, आंधी मतलब एयर से, हवा से, वायु से। और जो कवर होता है जिनका इंजन आगे से, जो स्पोर्ट्स बाइक अधिकतर होती है, उनमें रेडिएटर लगा रहता है। और यही रेडिएटर आपको ट्रैक्टर में भी देखने को मिलेगा, लगा रहता है ना सामने। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।